हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो यहाँ हम एक फिजिक्स का एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें अपन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अपना क्वेश्चन है आज एसएचएम का। इसमें आपका एक डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r आपको दिया हुआ है। ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग इसके सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो आपको फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट दिया हुआ है जिससे कि स्लाइडिंग यहाँ पे ना हो। तो आपको बताना है कि इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। ओके, तो आपको ये पता होगा कि जब भी अपन को ऐसे क्वेश्चंस में टाइम पीरियड निकालना हो तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे कि नेट फोर्स जीरो आए और वो इक्विलिब्रियम भी स्टेबल होना चाहिए। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हो तो वहां से अपन थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस करने के बाद अपन को रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकाल के अपन टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस में अभी आपका जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं है तो यहाँ कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, इस वजह से इसमें फ्रिक्शन भी जीरो होगा। mg नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो मैं इजीली ये बोल सकता हूं कि ये इसका स्टेबल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है और स्टेबल भी है क्योंकि इसको आप जब आगे डिस्प्लेस करोगे तो फिर से ये मीन पोजीशन पे जाने का ट्राई करेगी। इस डिस्क को अगर आपने कंप्रेस करके छोड़ा तो फिर ये वापस से मीन पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा। तो ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं इस डिस्क को x आगे डिस्प्लेस कर देता हूं। तो जैसे ही आप इस डिस्क को x आगे डिस्प्लेस करोगे, यहां से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया है आगे की तरफ x, और यहां से x डिस्प्लेस करके मैंने इसको रिलीज कर दिया है। मैं इसको यहां पे बना लेता हूं। आपने जैसे ही इसको x आगे की तरफ डिस्प्लेस किया है तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स आएगा आपका kx, और इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है a। अब अगर अपन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो डिस्क का ये वाला पॉइंट जो कि इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस फोर्स की वजह से ये भी आगे स्लाइड होने का ट्राई करेगा, और जैसे ही आगे स्लाइड होने का ट्राई करेगा यहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा जो कि इस स्लाइडिंग को रोकेगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। इस फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये टॉर्क आपको एक एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। अपन को दिया हुआ है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि स्लाइडिंग ना हो, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये प्योर रोलिंग वाला केस है। और अगर ये प्योर रोलिंग वाला केस है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ होगा आर अल्फा। और अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू आर अल्फा। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज ए इक्वल्स टू आर अल्फा। सेकेंड इक्वेशन, केक्स फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे है, आगे की तरफ अपन ने एक्सेलरेशन माना है ए है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा के एक्स माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा टॉर्क से। नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल के अपन उसको आई अल्फा के इक्वल कर सकते हैं। तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा एफ इंटू आर। बाकी तो जितने भी फोर्स है उनका टॉर्क जीरो होगा। के एक्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क भी ऑब्वियसली जीरो होगा, एमजी का भी टॉर्क जीरो रहेगा। तो दिस ये जो टॉर्क है आपका ये आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है, अल्फा भी अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दिस टॉर्क इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की जगह मैं ए बाय आर रख सकता हूं, ये आर नीचे जाएगा तो आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट एंड दिस इक्वेशन विल बिकम्स एफ इक्वल्स टू एम ए बाय टू। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया है और वो एक्स के प्रोपोर्शनल हुआ तो फिर मैं आराम से इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि आपका जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 4 है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करोगे एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन kx विल बी इक्वल्स टू ma प्लस ma बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 3ma बाय 2, और यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2kx अपॉन 3m। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k x वेक्टर अपॉन
3m। मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन ने इसको x आगे डिस्प्लेस किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन आया है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा। अब एक्सेलरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और मुझे पता है कि SHM में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से मैं इसका एंगुलर वेलोसिटी आराम से निकाल सकता हूं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू रूट 2k/3m। तो दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मुझे मिल गया है तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा which will be equals to 2π root 3m/2k। so this is our answer। बट मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं। देखिए यहां पे अपन ने किसी भी तरह का कोई एयर ड्रैग एज्यूम नहीं किया है, मतलब कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, या मैं ये बोलूं कि अपन ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग आपका है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी स्टैटिक इन नेचर होगा, और फ्रिक्शन स्टैटिक इन नेचर है, उसका वर्क 0 होगा। तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाला है। क्या अपन वो लिख सकते हैं? हाँ, आराम से लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का कितना होगा। यहां पे एनर्जी किस किस के पास होगा? एक तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में एक्स इलोंगेशन है, नेचुरल लेंथ से, तो इसके पास एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के स्क्वायर। आपका ये जो डिस्क है ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और रोल भी कर रहा है। मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, एंड ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये मैं किसी एक टाइम का बात कर रहा हूं। तो इस टाइम पे अपनी जो टोटल एनर्जी होगा, दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस टोटल एनर्जी विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। प्योर रोलिंग का केस है तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी v इधर होगा और रोटेशन की वजह से r ओमेगा पीछे होगा। तो प्योर रोलिंग के केस में दिस v विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा। तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो v/r, तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दिस विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2, एंड ओमेगा की जगह v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दिस r स्क्वायर कैंसिल आउट, देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एम वी स्क्वायर बाय 4, एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 एम वी स्क्वायर बाय 4। दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो अपन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 3m/4, डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2v, और x के रेस्पेक्ट में करना है तो dv/dx। यहां से अपने पास इक्वेशन आया kx प्लस 3m/2, this dv/dx will be equals to acceleration, तो 3m/2 a equals to 0, so acceleration equals to minus 2 kx upon 3m। ये सेम एक्सेलरेशन अपन को इस वाले मेथड से भी मिला था, तो यहां से भी आप एक्सेलरेशन आ गया, इसके बाद तो फिर सेम वही है आपका ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू रूट 2k/3m एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आपके पास हमेशा इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हो कि आप टोटल एनर्जी लिखो सिस्टम का किसी भी टाइम पे, और वो टोटल एनर्जी अगर आपकी कांस्टेंट है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है, तो आप आराम से उसको डिफरेंशिएट करके टाइम पीरियड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में अपन को ये पता है कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है क्योंकि यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है,
और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है, तो क्या मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली। और उस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सो दिस विल बी अवर मेथड 3 and I will use the concept of instantaneous axis of rotation. ये आपका डिस्क था, अपन को फ्रिक्शन दिया हुआ है सफिशिएंट जिससे कि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ऑब्वियसली आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो हमें आईयूआर के कॉन्सेप्ट से पता है कि मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस मान सकता हूँ जिसके अबाउट ये डिस्क प्योर रोटेशन मोशन कर रही होगी विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एक्सेलरेशन अल्फा। यहां पे आपका स्प्रिंग है जिसपे की इलोंगेशन है x, तो यहां एक फोर्स होगा आपका के x। ये डिस्क इस आईओआर के अबाउट जब प्योर रोटेशन कर रही है, तो क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क निकाल के आई अल्फा लिख सकता हूं? वहां से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। इस स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? के एक्स इंटू आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा। बट यहां पे अब अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लेना है? आई आर के अबाउट। के एक्स इंटू आर विल बी इक्वल टू, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। आर से आर आपका कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली आर अल्फा के ऊपर होगा, आर अल्फा के बराबर होगा, तो यहां से अल्फा को लिख सकते हैं अपन ए अपन आर, आर से आर कैंसिल, तो के एक्स विल बी इक्वल टू 3m by 2a and acceleration will be equals to 2kx by 3m। और acceleration 2kx by 3m आया है, तो ऑब्वियसली जो आपका ओमेगा होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट 2k by 3m। चाहो तो आप यहाँ मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख रहा हूं। ओमेगा रूट 2k by 3m, तो अपना सेम वही आंसर इस मेथड से भी आ रहा है। आई थिंक आपको तीनों मेथड क्लियर हुए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको ट्राई करना है कि अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू करें। ये वाला पॉइंट बस रेस्ट पे होना चाहिए। अगर ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अपन इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो मैं नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकाल के आई अल्फा के इक्वल कर दूंगा, और यहां से भी मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, और एक्सेलरेशन आपका एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ओमेगा अपना सेम वही आया है जो पहले मेथड से आया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलता हूं कि आपका जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट ना होके इससे कुछ ऊपर एक लेट से r/3 डिस्टेंस पे कनेक्ट हो, तब क्या इसके टाइम पीरियड में चेंज आएगा? बाकी सेम सिचुएशन वही है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है स्लाइडिंग रोकने के लिए, इसका मास m है, रेडियस r है। अपन ने बस किया क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में अपना जो स्प्रिंग था वो सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट था, अब मैंने क्या कर दिया है उसको यहां से r/3 ऊपर कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को बताना है कि टाइम पीरियड सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा। अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।